तो हम जैसे अपने यूनिट 11 को देख रहे थे, उसके रिवीजन सीरीज़ में अब हम एक्सरसाइज़ को शुरू करेंगे, जिसके अंदर अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, ड्यूरिंग अ हॉट समर डे अ मेटल ब्रिज माइट एक्सपैंड स्लाइटली, दिस एक्सपेंशन इज़ कॉज्ड बाय। तो एक मेटल ब्रिज शायद एक्सपैंड कर जाए, एक्सपेंशन क्यों होगी? द ब्रिज रस्टिंग एंड वीकनिंग, तो ये तो रीज़न नहीं है। ज़ंग लगने से नहीं होगा ये। द मेटल एटम्स इन द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली, तो ये रीज़न है। जो मेटल एटम्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। द वेट ऑफ कार्स ड्राइविंग ओवर द ब्रिज भी नहीं है। अ डिक्रीज इन द एयर प्रेशर अराउंड द ब्रिज भी नहीं है। Fog forms on a cold window pane in the morning which change of state is occurring. फॉग जो है वो एक कोल्ड विंडो पर पैदा हो जाएगी मॉर्निंग में। तो कौन सी यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट हो रही है? तो जो फॉग है वो लिक्विड है, लेकिन वो हवा के अंदर जो वेपर है उससे आता है। तो हमारे पास फेज चेंज गैस टू लिक्विड है, यानी जो हवा में गैस थी वाटर वेपर वो लिक्विड में तब्दील हो रही है क्योंकि ठंड है। तो ये होती है हमारे पास कॉन्डेंसेशन। Which process involves the change of state from a gas to a solid without passing through the liquid phase? तो हमने गैस से सॉलिड में डायरेक्ट चले जाना है लिक्विड फेज को स्किप करते हुए। दिस इज डेपोजिशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो 212 सेल्सियस नहीं, 100 सेल्सियस है। 212 फ़ारेनहाइट है। 100 केल्विन नहीं और 373 सेल्सियस नहीं है। जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ, तो ये हमारे पास यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। इवेपोरेशन टेक्स, देख, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको फॉरेन डिग्री हाइट में आप कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं 212 साइड पे। तो हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो स्केल है उसके दरमियान फार्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32 डिग्रीज़। तो अगर हमें पता है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग यहाँ पर पुट इन कर सकते हैं अपने फार्मूले में 100 डिग्रीज़ मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। ये हमारे पास बन जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 32 डिग्रीज़। 20 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास बनेगा 180 प्लस 32 डिग्रीज़, जो कि हमारे पास बनेगा 212 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। तो जो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है वो हमारे पास इक्वल होगा वो 212 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, तो जैसे हमने देखा था सरफेस, सिर्फ ऊपर सरफेस से इवेपोरेशन हो गई। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इज, तो जो लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट था उसके दरमियान रिलेशन क्या है? बीटा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। अल्फ़ा हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो 3 टाइम्स होता है अल्फ़ा के। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये वाली चीज़ ठीक है कि अल्फ़ा बीटा के डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल है। हीट एडेड टू अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ यूज्ड टू, जब मेल्टिंग पॉइंट पर एक सब्सटेंस में हीट ऐड की जाती है तो वो किस लिए इस्तेमाल होती है? इंक्रीज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो हरगिज़ नहीं, उस वक़्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ नहीं होती, डिक्रीज़ भी नहीं होती। इंक्रीज़ द अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन इंक्रीज़ नहीं होती बल्कि अट्रैक्शन डिक्रीज़ होती है। जो उनके दरमियान अट्रैक्शन है उसको उतना कम करके हाँ। पार्टिकल्स को दूर लेके जाया जाता है। अगर हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं तो इनको हीट एनर्जी देकर, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाकर इनको मज़ीद दूर ले जाया जाता है और इनके अट्रैक्शन को कम किया जाता है। 336 जूल्स पर ग्राम इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मटेरियल, तो ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। इनको यहाँ लिखना चाहिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मटेरियल। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम्स ऑफ मटेरियल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो 1 ग्राम के लिए 336 है, 10 ग्राम्स के लिए 336 और आगे एक 0 जूल्स। स्पेसिफिक लेटेंट हीट पर केजी नहीं होती। नो, इट्स यूनिट मास। वो पर ग्राम भी हो सकती है, पर केजी भी, वो यूनिट पे डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? कौन सा फैक्टर जो है वो इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज़ करेगा? तो जैसे हमने एसएलओस में भी देखा था, जो चार फैक्टर्स थे, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिक्रीज़ इन टेम्परेचर तो इससे इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, इससे इवेपोरेशन हमारे पास इंक्रीज़ होगी, जैसे हमने पढ़ा था।
इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी इससे भी डिक्रीज़ होगी और डिक्रीज़ इन सरफेस एरिया से भी डिक्रीज़ होगी। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर अ सॉलिड इफ़ इट्स बीटा इज़ दिस? उसका बीटा ये है तो अल्फ़ा क्या होगा? तो अल्फ़ा यानी लीनियर एक्सपेंशन कोएफ़िशिएंट वो बीटा के डिवाइड बाय 3 होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड बाय 3 कर दें तो हमारे पास 3 × 10⁻⁻7 आएगा। 9 डिवाइड बाय 3 3 होता है। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन इज़। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ आइस, तो यहाँ पर तो फ्यूजन है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर अगेन ये दूसरा मामला है। अब आगे बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। अब यहाँ पर हमारे पास इसका जो आंसर है वो है इवेपोरेशन। हालाँकि हमें लग सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन बॉइलिंग के लिए है, लेकिन वो इवेपोरेशन के लिए भी सेम चीज़ होगी। अगर हमारे पास 1 ग्राम है किसी चीज़ का, वो बॉयल करेगा या इवेपोरेट करेगा, ओवरऑल जो हीट वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, वो सेम होगी जो कि है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन। अब कुछ लोग कंडेंसेशन भी कह सकते हैं क्योंकि कंडेंसेशन में बस इतनी ही हीट को रिलीज़ किया जाता है। लेकिन चूँकि इसके नाम में वेपोराइज़ेशन आता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन को डिफ़ाइन इस तरह किया जाता है कि वो हीट जो कि एक सब्सटेंस रिलीज़ करता है, लिक्विड से गैस में जाने में। वेपोराइज़ेशन का मतलब ही लिक्विड से गैस में जाना होता है। जो कंडेंसेशन है, उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है, वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है। अब ये अलग बात है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन और कंडेंसेशन इक्वल होते हैं, लेकिन जब हम ख़ास तौर पे वेपोराइज़ेशन की बात करेंगे, तो हम लोग इवेपोरेशन को टिक करेंगे, ना कि कंडेंसेशन को। The sum and difference of the coefficient of real and apparent expansion of a liquid are in the ratio 2:1. The ratio of the coefficient of real expansion and apparent expansion must be। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड है जिसका जो रियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है जिसको हम लोग कह सकते हैं आर, और हमारे पास अपेरेंट एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है जिसको हम लोग कह सकते हैं ए। अगर हम लोग उसका सम लें अगर हम लोग उसका सम लें और फिर उसको हम लोग उसकी रेशो ले लें उसके डिफरेंस के साथ, तो वो जो रेशो आएगी वो 2:1 है, यानी कि इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है। तो हमने रेशो निकालनी है बिटवीन आर एंड ए। तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास आर प्लस ए इज़ इक्वल टू 2r माइनस 2a। हम आर और ए को एक तरफ ले आएँगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव आर इज़ इक्वल टू नेगेटिव ए। ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव 3r। नेगेटिव आर इज़ इक्वल टू नेगेटिव 3a। यहाँ पर से अगर हम लोग नेगेटिव नेगेटिव के साइन को काट दें तो ये हो जाएगा r इज़ इक्वल टू 3a और r डिवाइडेड बाय a इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3:1। Latent heat refers to the energy absorbed or released by a substance during a change of state, but with no change in temperature. What does latent mean in this context? तो वो कह रहे हैं कि latent heat वो एनर्जी है जो कि एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज़ करेगा अपनी चेंज ऑफ स्टेट में, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर लेटेंट का क्या मतलब है? तो लेटेंट का जो इंग्लिश की डिक्शनरी में मतलब है वो हिडन है, यानी छुपी हुई। और यहाँ पर भी इसी तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही है कि हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, तो हीट एक किस्म की हिडन ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसका आंसर हमारे पास हिडन होगा। तो ये हमने अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग मज़ीद आगे बढ़ेंगे और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लुक एट दीज ग्राफ्स फॉर हीटिंग द आइस एनर्जी। हम लोग आइस को हीट कर रहे हैं और उसका हमारे पास है एनर्जी टाइम ग्राफ शोज़ द एनर्जी इज़ बीइंग सप्लाइड टू आइस एट अ कांस्टेंट रेट। अब जो हम एनर्जी उसको आइस को सप्लाई कर रहे हैं, जो उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो एक कांस्टेंट रेट पे सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास एक सीधी लाइन है टू चेंज इट इनटू लिक्विड एंड फाइनली इनटू स्टीम। और अगर हम लोग इसका टेम्परेचर टाइम ग्राफ देखें तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि सबसे पहले ये सॉलिड थी, उसमें हमें नज़र आ रहा है सबसे पहले ये सॉलिड थी, फिर ये लिक्विड में गई और फिर ये गैस में गई। टेम्परेचर में थोड़ी-सी वेरिएशन होगी लेकिन जो एनर्जी सप्लाइड है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर टाइम ग्राफ शोज़ दैट चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस एंड वाटर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस। नंबर ए सवाल ये है कि देयर आर टू हॉरिजॉन्टल पार्ट्स ऑफ दिस ग्राफ वेयर टेम्परेचर इज़ नॉट चेंजिंग बट एनर्जी इज़ बीइंग सप्लाइड टू सब्सटेंस एट कांस्टेंट। एक्सप्लेन व्हाई डज़ टेम्परेचर नॉट चेंज एट दीज़ टू स्टेजेस। तो वो कह रहे हैं कि इधर हमारे पास इस ग्राफ में ये 2 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इसी डायरेक्शन में देखें तो एनर्जी अभी भी सप्लाई की जा रही है। तो टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हो रहा जबकि एनर्जी सप्लाई की जा रही है? तो हम लोग जानते हैं कि ये पॉइंट्स इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं।
और हम लोग जानते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पर जितनी भी एनर्जी दी जाती है अ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तेमाल की जाती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं की जाती। पार्टिकल्स की उस वक़्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होती। तो इस वजह से क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होती, तो हमारे पास टेम्परेचर उस वक़्त कांस्टेंट रहता है ऑल्दो एनर्जी सप्लाई की जा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रेंड्स आर नॉट सेम फॉर द सेम टाइम इंटरवल्स। तो यहाँ पर भी तकरीबन यही आंसर है। वो कह रहे हैं कि सेम टाइम इंटरवल्स में एनर्जी और टेम्परेचर के ट्रेंड्स सेम क्यों नहीं है? टेम्परेचर बीच में पहले तो इंक्रीज़ उसी तरह कर रहा था लेकिन बीच में वो स्ट्रेट हो गया जबकि एनर्जी एक ही कांस्टेंट रेट से जा रही है। तो उसका रीज़न भी ये है कि कभी एनर्जी इस्तेमाल होगी समटाइम्स एनर्जी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल होगी लेकिन कभी-कभी वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेगी लेकिन बल्कि सिर्फ़ स्टेट चेंज करेगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारे पास दूसरा और आखिरी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। अ हीटर सप्लाइज एनर्जी एट अ कांस्टेंट रेट टू 100 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज शोन इन द फिगर। द सब्सटेंस इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। द पावर ऑफ द हीटर इज 250 वाट्स। तो वो कह रहे हैं कि एक हीटर है, वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है एक 100 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस को और जो वेरिएशन है विद टाइम टेम्परेचर की वो इस टेम्परेचर टाइम ग्राफ में शो कर दी गई है और ये टेम्परेचर एक परफेक्टली इंसुलेटेड है सराउंडिंग्स में कोई हीट लूज़ नहीं हो रही सराउंडिंग्स को और जो हीटर की पावर है वो 250 वाट्स है। तो अगर हम लोग इधर से देखें तो इधर इन्होंने बताया हुआ है कि दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली सॉलिड स्टेट और फिर ये लिक्विड स्टेट है एंड देन दिस इज़ गैस स्टेट हमारे टेम्परेचर टाइम ग्राफ में। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर हम लोग इधर देखें तो सॉलिड से लिक्विड में जहाँ जा रहा है ये है हमारे पास मेल्टिंग जहाँ पर हो रही है। तो इधर हम लोग पॉइंट देखें मेल्टिंग पॉइंट तो वो ऑलमोस्ट -50 डिग्रीज सेल्सियस है। तो हमारे पास ए में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 50 डिग्री -50 डिग्री सेल्सियस है। और फिर उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो अगर हम लोग इधर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बॉइलिंग हो रही है और ये ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस के करीब है इसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू मेल्ट कम्प्लीटली एंड हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू वेपोराइज फ्रॉम लिक्विड स्टेट। तो वो कह रहे हैं कि मेल्टिंग के पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है और फिर लिक्विड स्टेट से वेपोराइज यानी बॉइलिंग के पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हम लोग मेल्टिंग के टाइम को देखें तो इधर हम लोग टाइम से जो टाइम ग्राफ है वहाँ से हम लोग टाइम को देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लाइन है ये इसको हाफ में डिवाइड कर रही है तो ये 2.5 की लाइन हो गई और फिर ये जो लाइन है ये 0 और 2.5 के दरमियान की लाइन है। तो ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट 0 और 2.5 का हाफ के दरमियान है। तो अगर हम लोग वो देखें तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट 1.25 है यानी हमारे पास जो टाइम का डिफरेंस है वो आ रहा है बिटवीन 2.5 मिनट्स -1.25 मिनट्स। तो ये हमारे पास तकरीबन वो टाइम है जो कि मेल्टिंग के प्रोसेस में लग रहा है रफली। तो ये हमारे पास तकरीबन 1.25 मिनट्स। तो 1.25 मिनट्स हमें लगेंगे मेल्टिंग में। इसके बाद अगर हम लोग बॉइलिंग में देखें जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस लग रहा है तो ऑलमोस्ट ये लाइन हम लोग एक रफ़ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 5 और 10 के दरमियान है और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट 20 और 25 के दरमियान है। तो अगर इधर से ही हम लोग देखें तो हम लोग डायरेक्ट 5 और 20 के दरमियान देख सकते हैं जो कि तकरीबन 15 मिनट्स बनेगा। तो ये हमारे पास बॉइलिंग में टाइम लगेगा। इसके बाद हमारे पास है हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीज़ इन इट्स लिक्विड फेज़ एक्स पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो ये जो एक्स पार्ट है लिक्विड फेज़ में कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ हम -50 से शुरू हुए थे और हम पहुँचे हैं
ऑलमोस्ट हमने अंदाज़ा लगाया है 32 तक। तो सी में हमने 32 माइनस -50 करना है। 32 डिग्रीज़ माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमने करना है 32 + 50 जो कि है तकरीबन 82 डिग्री सेल्सियस। तकरीबन 82 डिग्री सेल्सियस इसका लिक्विड फेज़ में इसका टेम्परेचर इस सब्सटेंस का बढ़ा है। अगर हम लोग फाइनल सवाल देखें, तो फाइनल सवाल हमें कह रहा है इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज़ेशन हम लोग कैलकुलेट करें। तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि अगर हम लोग देखें तो हमें पता है कि जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो एक कांस्टेंट रेट पर है। तो अगर हम लोग देखें लेटेंट हीट वेपोराइज़ेशन की, यानी लिक्विड से गैस के दरमियान में, तो उसका हम लोग फार्मूला बना सकते हैं कि जो टोटल टाइम है बॉइलिंग का या टोटल टाइम है वेपोराइज़ेशन का, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें रेट ऑफ हीट सप्लाई से। यानी कि जो हमें कांस्टेंट हीट सप्लाई की जा रही है वो किस रेट पे सप्लाई की जा रही है। अब हमें टोटल टाइम भी पता है, टोटल टाइम है हमारे पास यहाँ पर 15 मिनट्स। और अगर हम लोग रेट ऑफ हीट सप्लाई देखें तो ऊपर हमें बताया गया है कि जो पावर है इस हीटर की वो 250 वाट्स है। अब 250 वाट्स का मतलब ये है कि ये हीटर कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी 250 जूल्स पर सेकंड, यानी इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो पर सेकंड यूज़ करेगा। अब मोस्ट हीटर्स 99.9% एफिशिएंट होते हैं, यानी कि वो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं उतनी ही तकरीबन हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं, जो कि ये इंसुलेटेड भी है अपनी सराउंडिंग से, कि हमारे पास 250 जूल्स पर सेकंड हमारा हीट सप्लाई का रेट है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इसमें फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं 15। अब हमें सेकंड में पुट करना पड़ेगा, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये हो जाएंगे सेकंड्स, और फिर मल्टीप्लाइड बाय जो रेट ऑफ हीट सप्लाई है वो है हमारे पास तकरीबन 250 जूल्स पर सेकंड। तो अगर हम लोग इस सब को मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन हमारे पास आएगा 225 किलो जूल। तो ये हमारे पास इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके साथ ही हमारे कंस्ट्रक्ट एंड शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस खत्म हो गए।